अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी बैंकर्स। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि आप अगर बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप अपने बच्चों को बैंकिंग में रिक्रूट करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया हैं, ठीक है, और उसकी एंट्री लेवल क्या होगी, उनमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, उसमें क्या प्रमोशंस होंगी। तो आज मैं चलें आपको ये बताता हूँ कि जी हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान हम बात करेंगे। एंड सबसे पहले देखें इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अगर आपको बैंक में आना है तो देखें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो होनी चाहिए बैचलर्स या ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में या सब्जेक्ट में, ठीक है। आप बी हो या बी कॉम हो या बी एस सी हो या बी एस हो या बी बी हो, आपकी जो है ना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं अगर सिविक ब्रांच की बात करूं कि जी ब्रांच ऑपरेशंस जो होते हैं, जो ब्रांच बैंकिंग होती है उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या उसका क्या आपका करियर पाथ होगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन हैं और अगर मैं आपको ब्रांच बैंकिंग के बारे में बताऊं, अगर ब्रांच बैंकिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। नंबर 1 इज़ ऑपरेशंस, नंबर 2 इज़ सेल्स एंड नंबर 3 इज़ सर्विस। ऑपरेशंस के अंदर जो आपकी एंट्री लेवल पोजीशन होती है वो होती है यूनिवर्सल टेलर, ठीक है। अब आजकल यूनिवर्सल टेलर्स होते हैं, वरना पहले कैशियर होते थे, फिर कैश ऑफिसर और फिर सीडी इंचार्ज वगैरह। अब आपको यूनिवर्सल टेलर की पोजीशन मिलती है ग्रेजुएशन करने के बाद फौरी, और इसके अंदर आपको यूनिवर्सल टेलर जब आप बन जाते हैं तो इसके अंदर आपको सब काम करने होते हैं। लेट्स सपोज जैसा कि आपने देखा कि कैश हो गया, क्लियरिंग हो गई, ट्रांसफ़र्स हो गए, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपकी ओवर द काउंटर सर्विस हो रही होती है वो यूनिवर्सल टेलर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप सर्विस में जाते हैं, सर्विस में आपकी जो एक डेजिग्नेशन आपको मिलती है वो होती है CSO या ब्रांच एम्बेसडर या सर्विस एम्बेसडर, ठीक है। डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट ये डेजिग्नेशंस दे दी गई हैं, लेकिन ये सारी होती सर्विस से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो CSO, ब्रांच एम्बेसडर या सर्विस एम्बेसडर इज़ कम्प्लीटली पर्टेन टू द सर्विसेज। इसके अंदर ये कि जी आपने कस्टमर को सर्विस देनी है, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से सर्विस देनी है, इसको सर्व करना है। लेट्स सपोज़ कि जी कोई कस्टमर अगर आता है ब्रांच में तो जी आपने उसको एंटरटेन करना है कि जी आपने उससे पूछना है जी हाउ मे आई हेल्प यू, या आपकी क्या मैं खिदमत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अंदर होता ही है कि अकाउंट स्टेटमेंट निकालना, बैलेंस पूछना, कभी का कस्टमर बोलता है जी मेरी डिपॉजिट स्लिप प्लीज़ भर दीजिए, या कोई क्वेरी हो गई या फिर कोई कंप्लेन हो गई या कस्टमर का कोई फीडबैक हो गया तो उसको एक्सपेडिट करना। तो ये है बेसिकली सर्विस रिलेटेड जॉब। सेल्स का जो क्राइटेरिया देखें, सेल्स आपको पता है कि थोड़ी सी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपको सेल्स करनी है। क्योंकि देखें सेल्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर PR, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसुएडिंग स्किल्स कि आप कितना परस्यू कर लेते हैं किसी भी कस्टमर को कि वो आपकी बात सुने और आप जो चीज़ उसको बता रहे हैं वो चीज़ आपसे ले भी लें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसके अंदर ये कि मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी कि सेल, सर्विस एंड ऑपरेशंस। उसके अंदर आपको बता दिया सर्विस के अंदर CSO, सेल्स के अंदर जो होता है आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है, एंड जो एंट्री लेवल पोजीशन ऑपरेशंस की है वो होती है यूनिवर्सल टेलर की। उसके बाद अगर आप जो है प्रमोट होते हैं तो फिर ग्रेजुअली आप टेलर के बाद जो है वो CD इंचार्ज या CSM या मैनेजर टेलर सर्विसेज बन सकते हैं। फिर उसके बाद आप ओफिशिएटिंग ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, एंड देन फिर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। सर्विसेज के अंदर भी तकरीबन यही चेन होती हैं। सर्विस के अंदर आप जो है वो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर होते हैं, फिर उसके बाद आप CSM भी बन सकते हैं, सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि या तो ऑपरेशन मैनेजर बनना चाहें या आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बनना चाहें।
जो सेल्स की जॉब होती है इसके अंदर सबसे पहले आपको आरएम बनना पड़ता है, रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि एंट्री लेवल पोजीशन होती है। और उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अगर आप में पोटेंशियल है देन यू विल हैव टू प्रमोटेड टू सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर भी एक अच्छी पोजीशन है, वो नेक्स्ट टू ब्रांच मैनेजर होता है। इन एब्सेंस ऑफ ब्रांच मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर इज़ वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक। उसके बाद फिर आता है जी ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है। एवरी स्टाफ इन द ब्रांच directly indirectly reports to the branch manager. Branch manager have the responsibilities of all the functions or activities being done in the branches. ऑपरेशन मैनेजर भी इनडायरेक्टली रिपोर्ट्स टू ब्रांच मैनेजर। बेसिकली जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होता है वो एरिया ऑपरेशन मैनेजर को अपने रिपोर्ट कर रहा होता है, और ब्रांच मैनेजर एरिया सेल्स मैनेजर या एरिया मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होता है, या रीजनल हेड्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद ब्रांच मैनेजर की जो डॉटेड रिपोर्टिंग होती है वो होती है ब्रांच मैनेजर को। इसके अलावा ये है कि देखें, अगर आप जो है चाहते हैं कि आप ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हैं और ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं तो यस आप बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो एक आरएम, एसआरएम और उसके बाद ब्रांच मैनेजर बनता है, क्योंकि उसके बाद कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पीआरस होते हैं, कस्टमर्स की डिटेल्स होती हैं, तो वो अपने कस्टमर्स को साथ फौरी तौर पे मूव करा लेता है अपने आप को। बट ये कि जब आप बॉन्ड से ब्रांच मैनेजर बनते हैं, येस यू विल फेस सम चैलेंजेस, लेकिन ये कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्विच योर जॉब फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर टू ब्रांच मैनेजर, ठीक है। हाई द रिस्क हाई द रिटर्न, ठीक है। अब आ जाते हैं जी आपकी एंट्री लेवल की सैलरी पैकेजेस के ऊपर, ठीक है। एंट्री लेवल के ऊपर जो एक नॉर्मली बैंक्स आपको सैलरी ऑफ़र कर रहे होते हैं वो 25,000 से लेके 35,000 तक होता है, ठीक है। मिनिमम सैलरी आपको 25 से 30,000 रुपये मिल जाती है। अच्छा, नाउ इट्स अप टू यू हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, ठीक है। अगर आप समझ सेल्स के अंदर, चूँकि आपको पता है कि सेल्स में कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर होता है तो वो जाहिर सी बात है वो ब्रांच या बैंक के लिए बिज़नेस लेकर आता है, तो थोड़ा उसको हम ज़्यादा पे या बैंक उसको ज़्यादा पे करते हैं। तो देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो ब्रांच की मैनेजमेंट है वो चेक कर रही होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू कि जी हाउ एम्प्लॉई इज़ कॉम्पिटेंट या हाउ यू रिएक्ट विद द इंटरव्यूअर, ठीक है। और आप किस तरीके से उसको कन्विंस कर लेते हैं फॉर योर पोजीशन और फॉर योर सैलरी पैकेज एक्सेट्रा। इसके अंदर देखिए मैक्सिमम सैलरी जो होती हैं वो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, अगर मैक्सिमम में देखूँ तो मैं ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो 68,000 पे भी है, 70 पे भी है, 80,000 पे भी है, 1 लाख पे भी होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर्स की नहीं होती। हाँ, ऑल्दो कि उनके पास कुछ अलाउंसेस होते हैं, की अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते, कहीं 5,000 होता है, कोई 3,000 होता है। जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, जो मैक्सिमम ब्रांच मैनेजर की सैलरीज रहेंगी वो बहुत ज़्यादा भी होती हैं। इट्स अपॉन टू द इट डिपेंड्स ऑन द सीनियरिटी लेवल एज़ वेल, और जो उनके पास पोर्टफोलियो, जो उनका बिज़नेस है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दैट एज़ वेल। तो कुछ ब्रांच मैनेजर्स जो हैं वो बेसिकली जो मिनिमम ब्रांच मैनेजर्स अर्न कर रहे होते हैं वो तकरीबन 1,20,000 1,25,000 अराउंड होती हैं उनकी सैलरीज़। और मैक्सिमम जी 3.5 लाख भी होती है, 4 लाख भी होती है, 4.5 लाख भी होती है। तो और इसके साथ साथ उनको कार अलाउंसेस या कार भी इंटाइटल्ड होती है जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको मीटिंग्स करनी है, कस्टमर्स के पास जाना है, अच्छे वैल्यूबल कस्टमर्स के पास जाना है। तो और उन ब्रांच मैनेजर के साथ जो होती है वो हर बैंक की अपनी रेपुटेशन जो है वो लिंक होती है। तो इस वजह से हर बैंक क्या करता है, अपने ब्रांच मैनेजर को बहुत प्रेस्टीज लेवल का पैकेज ऑफ़र करता है। तो ब्रांच मैनेजर के बाद आप प्रमोट हो सकते हैं एरिया मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर या रीजनल हेड। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तो ये आपका सैलरी क्राइटेरिया वगैरह। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस होते हैं या अदर बेनिफिट्स होते हैं बैंक्स में क्या होते हैं, देखें फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको जो है ना आपका मेडिकल अलाउंस मिल, मतलब आप मेडिकली कवर्ड होते हैं। लेट्स सपोज के कुछ भी आपको हो जाता है, अगर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करानी पड़ जाए तो आपका मेडिकल जो होता है वो बैंक इशोर्ड करा चुका होता है, ठीक है। आपको मेडिकल कार्ड बाद में मिलता है, लेकिन ये कि मेडिकली आप जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, इन पेशेंट। सेकेंड, इसके अंदर देखें आपके पास बोनस के चांसेस होते हैं।
और काफ़ी सारे बैंक जो हैं, बल्कि नॉर्मली बैंक्स अपने जो एम्प्लॉइज़ को हर साल बोनस देते हैं, ठीक है। टेलर को कम से कम भी 35-50,000 तक का एक बोनस सालाना मिल जाता है। अब मैक्सिमम लेवल पे जाएँ तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को कम से कम भी, अगर अच्छा बैंक, बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो 2.5 लाख भी है, 2 लाख भी है, 3 लाख भी है। और जो एक एवरेज बोनस ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का आता है, जो बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो उसके अंदर तकरीबन एक 70-75,000 तक का बोनस आ जाता है। ब्रांच मैनेजर चूँकि ब्रांचेस में बिज़नेस लेकर आते हैं और बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर होती है, बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन है, तो उनके जो बोनसेस होते हैं, वैसे तो बैंक्स में डिफरेंट बोनसेस क्राइटेरियाज़ हैं, लेकिन मैं अगर एक बहुत अच्छे बैंक का आपको बताऊं तो कम से कम भी एक ब्रांच मैनेजर 10 से 12 लाख रुपए का बोनस उठा रहा होता है। मिनिमम एंड पे रखूं तो मैं 5 लाख रुपए, जो बहुत बड़े बैंक हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो उसके अंदर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का बोनस उनको सालाना मिल जाता है। इसी तरीके से आरएम, टेलर और सर्विस, इन तीनों का जो एंट्री लेवल बोनस है, अगर 1 साल के बाद उनकी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंसेस हैं, तो तकरीबन उनको बोनस मिल जाता है 45, 35, 60। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो 65-60,000 तक का बोनस मिल जाता है, और ऑन एन एवरेज 35-40 तक का बोनस मिल जाता है, 35-40,000 तक का। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कुछ बैंक जो हैं वो चाइल्ड अलाउंस भी देते हैं सैलरीज़ के साथ, ठीक है। जो बहुत बड़े बैंक हैं, क्योंकि उनका बोनस बहुत अच्छा नहीं होता, तो वो करते ये हैं कि जी अपनी एम्प्लॉइज़ को अकोमोडेट करने के लिए वो उसके अंदर एक चाइल्ड अलाउंस शामिल कर देते हैं। मतलब पर बच्चा जी 3,000, 3,500 या 4,000 या 2,500 रुपये, तो वो उनकी सैलरी स्लिप का पार्ट बन जाता है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म की फॉर्मेलिटी वो पूरी करें बैंक के साथ। अच्छा, इसके अलावा कुछ बैंक जो होते हैं वो आउट पेशेंट भी एक लिमिट दे रहे होते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। कुछ बैंक्स जो हैं वो 24,000, 20,000, 12,000, मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको एक जो है मेडिकल एक्सपेंस मिल जाता है, कि लेट्स सपोज़ कि अगर आपने कोई दवाई ख़रीदी है, मेडिसिन ख़रीदी हैं, तो उनका एक अलाउंस भी आपको मिल जाता है, जो कि 25,000, 24,000 रुपये के। इसके अलावा देखें, प्रोविडेंट फ़ंड आपका सैलरी से कट रहा होता है। इसके अंदर अगर लेट्स सपोज़ आपका 5,000 कटता है, तो बैंक भी इसमें 5,000 रुपये ऐड करके आपके लिए अलग सेव करता रहता है, ताकि जब आप रिज़ाइन करें तो कुछ आपके पास एक हैंडसम अमाउंट या फंड्स आपके पास मौजूद हों। जो ग्रेजुटी वाला जो एलिमेंट है, ग्रेजुटी फ़ंड भी बैंक जो हैं अपने एम्प्लॉइज़ को देते हैं, ठीक है। अब हर बैंक में कोई 3 साल के बाद ग्रेजुटी स्टार्ट करता है, कोई 5 साल के बाद और कोई 10 साल के बाद। तो काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो अपने जो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक ग्रेजुटी देते हैं। प्रोविडेंट फ़ंड के साथ आपको ग्रेजुटी भी दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो बैंक के अंदर एक मेजर अट्रैक्शन है, वो ये कि देखें आपके स्टाफ फाइनेंसेस, देखें वो लोन या वो पर्सनल लोन या फाइनेंस जो कि आप नॉर्मली कराते हैं बैंकों में जाके, उसमें आपको बहुत भारी इंटरेस्ट या मार्कअप देना पड़ता है, लेकिन स्टाफ के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और अगर आप जाएँ गाड़ी लेने के लिए या पर्सनल लोन लेने के लिए या घर लेने के लिए, जिसमें आपको तकरीबन 14, 14.5% तक का आपको मार्कअप पड़ जाता है 2021 के मुताबिक। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मार्कअप तो खैर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये मार्कअप रेट जो होते हैं स्टाफ के लिए फ़िक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ बैंक जो हैं वो 3% के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस देते हैं, कोई 2% पे हाउसिंग फाइनेंस देता है, और मैक्सिमम 5% के ऊपर जो है ना कुछ बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस देते हैं। और ये अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो कम से कम जो रेट होता है वो 13, 13.5% तक का रेट है। तो कितना फ़र्क आ जाता है, अब आप ये देखें। पर्सनल लोन पे अगर मैं बात करूँ तो 30% तक का पर्सनल लोन मिलता है आपको, लेकिन एक ये जो बैंक्स हैं, बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ बैंक्स वो 2% पे देते हैं, कोई 3% पे देता है। जो भी आपकी बेसिक सैलरीज होती हैं तो वो उसका मल्टीप्लाइड बाय 5 दे देते हैं, कोई मल्टीप्लाइड बाय 3 दे देते हैं। तो एक ये बड़ी आसानी है। थर्ड, आपको ऑटो फाइनेंस मिल जाती है। ऑटो फाइनेंस देखें, अब नॉर्मली जो ऑटो आप लेते हैं तो तकरीबन 14-15% पे मिलती है, 11% पे मिलती है। तो स्टाफ को ये 3% पे मिलती है, कोई 5% पे देता है। देखिए, इससे ज़्यादा कोई वहाँ से बैंक ऑफ़र नहीं करता। और जब आपकी जैसे आपकी ग्रेड्स बढ़ते रहते हैं, तो कुछ ग्रेड्स के ऊपर जो है वो आपको एक ऐसा एक सुपीरियर ग्रेड भी आता है, जिसमें आपको बैंक आपको 0% पे भी गाड़ी ऑफ़र कर देता है। देखिए, अब मैं आपको आखिर में ये बताऊंगा कि देखें इनके एंट्री लेवल ग्रेड्स क्या होते हैं और सुपीरियर ग्रेड्स क्या होते हैं।
देखिए जब भी आप एंटर होते हैं किसी भी बैंक में, नॉर्मली जो ग्रेड्स होते हैं वो OG3 होता है, ऑफिसर ग्रेड 3, फिर OG2, OG1, फिर उसके बाद AVP स्टार्ट हो जाता है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद VP होता है, फिर उसके बाद SVP होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद EVP होता है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद SEVP होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बैंक के अंदर जॉब करें, बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है तो ये वो एक वाइट कॉलर जॉब है। बट बैंक में आने से पहले ये सोच लीजिए, क्योंकि आप फाइनेंस में आप जा रहे हैं, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस पे डील करेंगे लोगों के, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर बैंकिंग करियर। और वाइट कॉलर जॉब है, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मेरे बहन भाई जो समझते हैं जी थोड़ा सा इस्लामिक और नॉन इस्लामिक वाला फ़र्क है, या वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते, तो वी हैव द इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस इन पाकिस्तान एज़ वेल, नॉट इवन इन पाकिस्तान, अप कंट्री भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग बहुत ग्रो कर रही था। इस्लामिक बैंकिंग में भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं, इसके अंदर कोई हराम वाला कोई चक्कर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई फीडबैक देना चाहें तो मेरी आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।